जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर का मैथ सॉल्यूशन लेकर हाजिर है। और आज की क्लास में हम 7 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुए जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करें एनटीपीसी के लिए। तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ, आप प्रीवियस ईयर पेपर इन दोनों सेक्शन के लिए कर लीजिए, ये एनफ है, काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी पॉइंट्स बनेंगे, जो फॉर्मूले बनेंगे, ट्रिक्स बनेंगे, उन सभी को आपको आपके सामने रखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर का आप देख सकते हैं, इस बुक से मैं करा रहा हूँ। आपके पास कोई बुक है तो आप कर सकते हैं, बशर्ते वो प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ किरण का है। तो इसमें टोटल 60 सेट है। करीब मैथ की बात करें तो 1500 क्वेश्चन बन जाता है। 1500 क्वेश्चन काफी मायने रखता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है और ये पार्ट 2 का है। सेकंड शिफ्ट के पार्ट 2 का है। पार्ट 1 1 से लेकर 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन, किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है। इस घन का आयतन कितना होगा? यहाँ पर देखिए अभ्यंतर विकर्ण दिया हुआ, अभ्यंतर विकर्ण में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब विकर्ण दे दिया हुआ है। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? घन का विकर्ण का फॉर्मूला होना चाहिए पता आपको। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू ए होता है, जो कि दिया हुआ कितना 8√3 दिया हुआ, 8√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमको √3 कैंसिल हो रहा, तो ए बराबर कितना 8 आ रहा ना। अब घन का आयतन पूछा, तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा के क्यू होता है। घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यू, मतलब ए का क्यू होता है। तो ए का मान कितना है 8, 8 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 512 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना भी नहीं कर सकते थे, ये तो बता दिए बेसिक। पूछ क्या रहा घन का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन ए क्यू, मतलब कोई एक ही खास नंबर है जिसका क्यू होगा। तो आपके सामने यही एक संख्या है जिसका क्यूब दिख रहा है 512, जो कि 8 का क्यूब है। ठीक, देखिए एक और सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहती है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए एक बगीचा है, मान लेते हैं बगीचा कुछ इस टाइप का। अभी हमको पता नहीं इसका शेप किस तरीके का, आयताकार है या वर्गाकार, लेकिन बोल रहा है कि बगीचे में जो इतना पौधा 5625 पौधा इस प्रकार लगाता है कि जो पंक्ति की संख्या होगा ना, ये पंक्ति की संख्या जो होगा मेरे दोस्त, वो होगा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान होगा। यानी जितना पंक्ति है, मान लेते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से एक्स पंक्ति है, तो इन सभी एक्स पंक्ति में पौधों की संख्या भी जो है ना वो एक्स ही है, एक्स ही है पौधों की संख्या। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी पौधों की संख्या भी उतना है, पंक्ति भी उतना है। मतलब ये पूछ रहा है वर्ग का मतलब ए दिया हुआ है, भुजा मान लेते हैं एक्स है, यानी टोटल x इंटू एक्स होगा, जो कि एक्स स्क्वायर होगा। तब जाकर पंक्ति जितना होगा ये पंक्ति मान होगा, और दूसरा जो होगा वो पौधा होगा, दूसरा x जो होगा ये पौधा होगा। तो पंक्ति और पौधा को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा, यही पौधा लगेगा ना। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5625। तो x बराबर आप इसका अंडर रूट निकालिएगा 5625, तो जाके आएगा 75, इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो आपसे पूछ दिया पौधों की संख्या तो 75 होगा, पंक्ति की संख्या पूछता वो भी 75 होता। तो बस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था साथियों। देखिए एक और सवाल है, रेशियो का है। बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा जो है केवल के हिस्से से 15 रुपये अधिक होता तो विभाजित की गई धनराशि कितनी थी? अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, 3 मित्र है, राजीव है, केवल है और अमित है।
तो इन तीनों के बीच जो राशि डिवाइड किया जाता है 2:3:7 के रेशियो में। अब बोल रहा है यदि अमित का हिस्सा जो है केवल के हिस्से से 15 रुपये अधिक होता, यानी अमित का जो हिस्सा 7 है ना, ये केवल के हिस्से से 3 से 15 रुपये अधिक होता। 15 रुपये अधिक किसके कारण हो रहा? यही दोनों के अंतर के कारण हो रहा। ये 3 है केवल का, अमित का 7 हिस्सा है, तो ये देखिए 4 हिस्सा इससे ज्यादा है, यही कारण जो है 15 रुपये अधिक बोल रहा होता। तो 4 का वैल्यू 15 है, तो आपसे पूछ रहा है विभाजित की गई धनराशि कितनी है। विभाजित कितना धनराशि है? 2, 3, 5, 7, 12, यानी 12 का वैल्यू पूछ रहा। 4 का वैल्यू 15 है मेरे भाई, तो 12 का वैल्यू क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका? 45 रुपया आ जाएगा टोटल विभाजित की गई राशि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, देखिए एक और सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। बोल रहा कि 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। ये नहीं आपसे मार्क प्राइस पूछ रहा क्या होगा। तो आप देखिए 10% की छूट घोषित करता है, तो 10% की ये छूट किस पर घोषित करेगा? देखिए जनरली क्या होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस के केस में, कि जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो 99.9% के केस में मार्क प्राइस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे कभी छूट नहीं दे सकता। सोचिए ना, जितना में कोई दुकानदार वस्तु खरीदता है उधर उस पर छूट कोई दे सकता है? नहीं देगा ना, फिर वो दुकानदारी किस लिए कर रहा है? ये घाटा में जाने के लिए थोड़े करेगा। जो भी मार्क प्राइस पे करेगा, अंकित मूल्य करेगा, पहले उसका एक डिफाइन कर देगा अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं MP है। अब जो भी छूट देगा इसी पर देगा, तो इस पर कितना छूट दे रहा? 10% छूट दे रहा। 10% छूट दे रहा मतलब 90/100। अब इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर, अब 360 रुपये क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 360। अब जो भी लाभ कमाएगा किस पर कमाएगा? कॉस्ट प्राइस पे ही तो कमाएगा ना, तो कितना परसेंट लाभ कमाएगा? 25% लाभ बोल रहा है, तो यानी 25% लाभ, 360 का 25% लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा? 125 125/100 हो जाएगा, यही होगा ना बस। यानी मार्क प्राइस पे हम 10% छूट दे रहे हैं, तो हमको जाकर कॉस्ट प्राइस है उस पर 25% लाभ कमाना है। तो अब कुछ है नहीं, देखिए 100 कैंसिल, अब ये कितना 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए 4 गुने 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो बोलिएगा 500 आ जाएगा। MP बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 500 रुपया। और आपसे यही पूछ रहा था मार्क प्राइस। कितना इजी तरीके से बन गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, पसंद आया ये तरीका और पढ़ाने का तरीका तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है और ये बहुत ही सिंपल है। बोल रहा कि 48 और 144 का महत्तम समावर्तक यानी HCF जो है वो 48 है, तो पूछ रहा है कि इसका LCM क्या होगा। तो इसका HCF 48 दिया हुआ जो कि होगा ना, और LCM क्या हो जाएगा? तो 48 और 144 का इसका LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस LCM निकाल कर आंसर टिक कर देना था और आगे बढ़ जाना था। बहुत ही हलवा सवाल था। देखिए एक और बहुत ही पॉपुलर सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। बोल रहा एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई। उसी घड़ी को जब 140 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है। तो पूछ रहा घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, यानी कॉस्ट प्राइस घड़ी का आपसे पूछ रहा। तो देखिए दीपिका है, एक घड़ी को जो है 10% की हानि होता है, बेचती है। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है घड़ी का वो 100 है, तो इसके 10% हानि पर जब बेचा जाता है, 10% हानि पर, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 90 रुपया हो जाएगा ना। अब बोल रहा उसी घड़ी को 140 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है। तो अब देखिए दूसरा बार क्या होता है ना, जब 4% का लाभ होता है
4% का लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो नया वाला क्या हो जाएगा, 104 रुपया हो जाएगा। तो 140 रुपये अधिक में बेचने पर, 140 रुपये अधिक किसके कारण बेच लेता है, ये इस दोनों के अंतर के कारण ही 140 रुपये अधिक में बेच लेता है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 10 + 4 14, यानी 14 का वैल्यू ही 140 है। तो आपसे पूछ रहा कॉस्ट प्राइस घड़ी का क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या मानते हैं, 100 माने थे ना। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 10, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 100 बराबर क्या हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा घड़ी का कॉस्ट प्राइस, आप जो कि 100 माने थे। एक बार फिर से बता देते हैं, बोल रहा है दीपिका को 10% की हानि होती है घड़ी बेचता है। तो देखिए 100 रुपया करे मूल्य मान लिए 10% हानि पर जब बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस इसका 90 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, उसी घड़ी को 140 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है। 4% का लाभ कब होता है, जब 140 रुपये अधिक कब मिलता हो, जब 4% का लाभ कमाता है। और 4% का लाभ कितना हो जाएगा 104, और इसी दोनों के अंतर के कारण ही 140 रुपये अधिक बेचने में सफल होता है। तो बस 14 बराबर 140 कर दिया और कॉस्ट प्राइस 100 माने तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था प्रॉफिट एंड लॉस का, जनरली ये पूछते रहता है, सीजीएल भी पूछता है इसको। साथियों देखिए एक और सवाल है, रेशियो का है। बोल रहा प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया, इनवाइट किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पूछ रहा पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। बोल क्या रहा आपसे, फाइनली पूछ रहा है कि मेहमानों की कुल संख्या कितनी है। तो मेहमान किस अनुपात में आते हैं, तो 7:6 के अनुपात में आते हैं ना। तो 7:6 के अनुपात में आते हैं, मतलब टोटल मेहमान कितना आते हैं 13 आता है। तो पूछ रहा है मेहमानों की कुल संख्या 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन देखिए 48 13 का मल्टीपल है, नहीं है, कैंसिल हो गया। अब देखिए ऑप्शन बी 13 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 13 चलो 104 हो जाएगा, ये है। अब देखिए ऑप्शन सी क्या 108 13 का मल्टीपल है, नहीं है ना, ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन डी देखिए 13 का मल्टीपल है 112, नहीं है ना, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम हॉल में आपको इसी तरीके से करना है, ऑप्शन पर सीधे चले जाना, पूछ क्या रहा और ऑप्शन देखना है, आ जाता है एक ही ऑप्शन मिल जाता तो टिक करके निकल जाना। लेकिन हो सकता है एक से और ज्यादा ऑप्शन आ जाए, हो सकता है 91 भी ऑप्शन रहे, या हो सकता है 117 भी रहे, 130 भी रहे, तब तो बनाना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, बनाते हैं, देखिए बेसिक तरीका भी। तो देखिए प्रज्ञा जो है 7:6 के अनुपात में मेहमान को इन्वाइट करती है। अब इसमें क्या है ना, मेल 7 के अनुपात में और फीमेल जो है ना वो 6 के अनुपात में। अब यहाँ बोल रहा है कि यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, यानी 56 मेल की संख्या यही है, 7 बराबर जो है क्या है 56 है ना, यही ना, 7 के वैल्यू 56 है, तो 1 का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या, तो मेहमानों की संख्या कुल कितना है 13 है। तो 1 बराबर 8, 13 बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 13 क्या हो जाएगा 104 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो आंसर वही सेम चीज आएगा। लेकिन आपको दोनों तरीका बता दिए, तो हो सकता है ऑप्शन ज्यादा रहे तो आपको कैलकुलेशन कर निकालना होगा, नहीं तो मेरा एडवाइस है कि आप इस तरीके से पहले बनाना, ठीक, टाइम को बचाना है। देखिए एक और बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण की माप जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ, आपसे पूछ रहा वर्ग की भुजा निकालना। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, ये √2a बोल सकते हैं। अब वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 10 दिया हुआ है बराबर √2 इंटू a का मान नहीं पता है, भुजा ही आपसे पूछ रहा है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे ये √2 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन इसमें नहीं है तो इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड। अब क्या हो जाएगा ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 10 √2 हो जाएगा बटे ये 2 हो जाएगा, होगा ना। तब ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 √2 आ जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा था इसकी भुजा क्या होगी, तो 5 √2 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।